Welcome to part 11 of SV Smart's Concept Booster Program. आज का जो टॉपिक है वो है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम एंड ऑफ कोर्स मल्टी पार्टिकल सिस्टम। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल और इसके अलावा इसके जितने भी एलाइड टॉपिक्स हैं, इसके साथ जितने भी जुड़े हुए टॉपिक्स हैं वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं आज की डिस्कशन में, राइट। तो ये देखिए, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनको सॉल्व करना है तो कौन कौन से फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट में आपको फॉर्मूला अप्लाई करके एकदम से क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं दिखा रहा हूँ, एक एक्स वाई एक्सिस दिखा दिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर टू पार्टिकल सिस्टम है एक, जैसे कि ये है मास m1, ये है मास m2। ठीक, अब इन दोनों मासेस के पोजीशन वेक्टर्स हम दिखाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ये है r1 इसका पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर r2 ये इसका पोजीशन वेक्टर। अब इनका जो सेंटर ऑफ मास है, एज पर द डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द सिस्टम और द बॉडी और द पार्टिकल इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो होगा सेंटर ऑफ मास, इन दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए, या मौजूद यूँ कहीं होता है। ठीक है, सपोज ये है इसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ये तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये देख लो आर, और साथ में हम सी एम लिखते हैं जस्ट दिखाने के लिए। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो है m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये फॉर्मूला लगा के आप पोजीशन वेक्टर ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका भी है। सम टाइम यू आर आस्क्ड, इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में सवाल होता है कि अगर ये सेंटर ऑफ मास आपने ढूंढ निकाला तो उस सेंटर ऑफ मास के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स और वाई ढूंढ के दीजिए। तो उस केस में मैं आपको बताऊं, एक्स सी एम जो है ये होगा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरह से। और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा दैट इज वाई सी एम, इट इज m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये इस तरह से हो गया। ठीक है, और ये एक्स वाई क्या है, ये इस पोजीशन वेक्टर जो जहाँ पे था ना ये पॉइंट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स ये मैंने डायग्राम में दिखा दिए, एक्स एंड वाई, दीज आर द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, और उनको हम ये फॉर्मूला लगा के ढूंढ सकते हैं। और अगर मल्टी पार्टिकल सिस्टम हो, यू कैन एक्सटेंड दिस एनालॉजी फर्दर, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 करते करते n पार्टिकल तक ये लंबा चौड़ा कैलकुलेशन दिखा सकते हैं। ठीक है, तो n पार्टिकल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सिंपली कहते हैं फॉर n पार्टिकल सिस्टम RCM इज m1r1 प्लस m2r2, बस यहाँ रुकना नहीं, आगे चलते ना, प्लस करते करते लास्ट में mn और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 करते करते अप टू mn। तो इस तरह से बेटा ये हो गए कुछ न्यूमेरिकल्स जो इस तरह के फार्मूले से हो जाते हैं। बट दे आर सर्टेन न्यूमेरिकल्स जिसमें ये पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वगैरह कुछ नहीं दिए होते, ना ही पूछे होते हैं। वहाँ पे आपको सिंपली लोकेट करने को कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। तो बेटा वो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको करना है अगर, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट्स इसका पता होना चाहिए। इसका भी मैं फॉर्मूला देता हूँ आपको। ये हैं टू पार्टिकल्स, दिस इज m1, दिस m2, ये मासेस हैं इनके, ये लाइन जॉइनिंग द टू। तो इसमें भी हमें यही पूछा जा सकता है कि इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करके बताओ। तो मैंने मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से मान लीजिए r1 है, तो जो बाकी बच गया राइट साइड पे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लीजिए r2 है। तो प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट्स हमें बताता है कि m1r1 इक्वल टू m2r2। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें
आपको सिंपली दो पार्टिकल सिस्टम के बीच सेंटर मास लोकेट करने को कहा जाए, आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, अगला टॉपिक जो है आपको पढ़ना है वो है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। बेटा जो एंगुलर मोमेंटम एल है, इसका फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। आई क्या होता है? आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, तो एल हो गया एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल कहता है कि इनिशियली एंड फाइनली टोटल एंगुलर मोमेंटम आपस में इक्वल होने चाहिए। टी स्टैंड्स फॉर टोटल, तो मैं लिख देता हूँ टोटल टोटल। ओके, तो एल इनिशियल और एल फाइनल टोटल वैल्यूज इनकी बराबर होनी चाहिए। और एल जैसे कि आप जानते हैं आई इंटू मेगा है, तो आप ये भी कह सकते हैं आई इंटू मेगा, इसकी इनिशियल वैल्यूज मानो आई वन ओमेगा वन है, फाइनली इनकी वैल्यू को टू सब्सक्रिप्ट से डिनोट किया जाए, तो आई टू ओमेगा टू आर द फाइनल वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर स्पीड। तो ये आप फॉर्मूला इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एक चीज़ और कि ये होता कब है कंजर्व? ये तभी कंजर्व जब टॉर्क ज़ीरो हो। मैं बताऊँ आपको, टॉर्क का फॉर्मूला है डी एल बाई डी टी, दिस टाउ। ये हो गया टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल और द बॉडी। जब ये ज़ीरो हो जाए, मान लीजिए ज़ीरो हो जाए, तब डी एल बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा। दूसरे शब्दों में एल हो गया कांस्टेंट। इसका मतलब है एल कंजर्व तभी होगा व्हेन टॉर्क वैनिशेस। और टॉर्क कब ज़ीरो होती है? जब फोर्स प्योरली रेडियल हो। हम लिखते हैं टॉर्क इज ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ फोर्स इज प्योरली रेडियल। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये रेडियल फोर्सेस होती हैं जिसपे वन बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लागू होता है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर ला, तो उस पर टॉर्क ज़ीरो होती है। उसी सूरत में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लागू होता है। अच्छा, एल का एक फॉर्मूला और भी है जो आपको पता होना चाहिए, वो है एम वी आर। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड आर इज द रेडियस, उस सर्कल का रेडियस जिसमें वो पार्टिकल गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है। एल का एक फॉर्मूला और भी आपको मालूम होना चाहिए, विच इज आर क्रॉस पी। ये वेक्टर फॉर्म है। पी इज एंगुलर, सॉरी, पी इज लीनियर मोमेंटम, आर इज रेडियस वेक्टर। तो बेटा ये फॉर्मूले अगर आप याद रखें तो हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक टॉपिक और भी है जिसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला एक है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप जानते हैं आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा एंगुलर स्पीड। इसी का एक तरीका और है लिखने का, एल स्क्वायर बाई टू आई। ये भी है एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का। ठीक है, अच्छा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, तो इसके भी कुछ एक फॉर्मूला है, लेकिन मेनली जो फॉर्मूला आपने याद रखना है वो जनरल फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। वैसे तो हर रिजिड बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू, वो हम किसी और डिस्कशन में करेंगे बात उसकी। आज जो हम करने वाले हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जनरल फार्मूला हमारे काम आएगा, एम इंटू के स्क्वायर। तो एम इज़ द मास एंड व्हाट इज के इज़ नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, तो के की वैल्यू, इसका फार्मूला आप याद रखें, ये मैंने सिर्फ टू पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखा है, आप मल्टी पार्टिकल सिस्टम के लिए ऐसे ही बना सकते हैं आगे प्लस ऐड करके। तो मैं लिख सकता हूँ, चलो, प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश डैश, दैट इज इट कैन गो अप टू एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इस तरह से ये जो फॉर्मूले मैंने दिए हैं इनको याद रखें, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल करने में कामयाब हो जाएंगे। राइट, तो आइए बेटा जो फॉर्मूला भी सीखे उसके बेस पे एक क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इसमें मास एक बॉडी का 200 ग्राम है, दूसरे का 500 ग्राम है, तो इनको हम यूँ लिख लेते हैं, M1 इज़
200 ग्राम एंड M2 इज़ 500 ग्राम, ठीक है। और उनकी वेलोसिटीज़ दी गई हैं। देखो ये ग्राम है तो उसको किलो बना लो, 10⁻³ से करने से कितना बनेगा, ये 0.2 kg और ये बनकर 0.5 kg, एक किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज बाकी सारे जो हैं यूनिट जो SI के इस्तेमाल हो रहे हैं। पहले की वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है हाउ मच, यहाँ देखें आप 3 प्लस 5 ऑफकोर्स ये भी मीटर पर सेकेंड में है। तो जो पूछा गया आपसे वो क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा गया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ढूंढिए। बेटा सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले सीखा हमने, M1r1 प्लस M2r2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 होता है। तो उसकी वेलोसिटी अगर कोई आपसे पूछे तो वो दरअसल d/dt करके मिल जाएगा। इस एक्सप्रेशन का d/dt करें तो ये बनता है ऐसे, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे dr/dt को वेलोसिटी कहते हैं, तो dr1/dt को v1 कहेंगे, dr2/dt को v2 कहेंगे। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला मिल जाता है। बस इसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर लें। पहले का मास जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर 0.2 kg है, 0.2 kg, और वेलोसिटी वेल वो 10 है ना, प्लस दूसरे का मास 0.5 kg और उसकी वेलोसिटी जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3i प्लस 5j है, 3i प्लस 5j, ये भी i एंड j, ओके, अपॉन मासेस। पहले की तरह वैल्यूज लगाओ और फिर करें इसको सिंप्लीफाई करने पे बेटा फाइनल जो रिजल्ट आएगा आप चेक कर सकते हैं, वो ये आएगा 5i प्लस 25/7 j, और ये कौन सा ऑप्शन है, 5i प्लस 25/7 j, ये सी ऑप्शन, ठीक है। सो वी हैव करेक्ट ऑप्शन सी। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 स्फीयर्स हैं जिसके मासेस m एंड 5m है। ये मैं बना लेता हूँ डायग्राम, दिस इज m एंड दिस वन इज 5m, ठीक है ना, और रेडियाई r एंड 2r है, ये है रेडियस इसका r और इसका है 2r, दैट्स ऑल राइट। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स 12r। बेटा ये मैं चीज़ बताऊँ, ये जो डिस्टेंस बता रहे हैं ना सेंटर के बीच का बता रहे हैं, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसकी बात हो रही है, दैट इज़ 12r, ठीक है। लेकिन मुझे डिस्टेंस मालूम करना है वो तो उनके सरफेस के बीच में मालूम करना है, उनके जो सरफेस यानी ये और ये, इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मुझे चाहिए। तो कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आर ये है, 2r ये है, माइनस कर लो 12r में से 2 और 1 यानी 3r माइनस कर लो, तो बीच का गैप कितना बचा, 9r, है ना, आप समझ गए ना। तो ये 9r जो है ये डिस्टेंस है और हमें इनका वो दिखाना है सेंटर ऑफ मास कहाँ है। बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें कहा गया कि दीज 2 पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से चल रहे हैं, और कहाँ पे ये टकराएंगे। बेटा जब भी जो 2 पार्टिकल्स चलते हैं, मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटी, दे ऑलवेज कोलाइड एट द कॉमन सेंटर ऑफ मास। इसीलिए इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए वो यहाँ है सेंटर ऑफ मास, इफ दैट इज देयर, तो लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है x, 9r तो टोटल डिस्टेंस है, x बीच में से माइनस कर दो, तो जब आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा वो देख लो, 9r माइनस x, है ना, सिंपल मैथमेटिक्स। तो अब आप वही फार्मूला m1r1 इक्वल टू m2r2 प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का मोमेंट का इस्तेमाल करिए। पहले का मास है m, डिस्टेंस का सेंटर मास है x, मैंने डायग्राम में दिखा दिया। दूसरा मास कितना बोला गया है
5m और डिस्टेंस जैसा कि अभी दिखाया ऊपर मैंने 9r माइनस एक्स है। ये इनको सिंप्लीफाई करते जाओ। x इज इक्वल टू 45r माइनस 5x। अब 5x को इधर शिफ्ट करो, वो 6x बना देगा इसको। तो x कितना आया 45/6। ऑफ कोर्स 3 2s आर एंड 15 3s आर, ये 3 के टेबल से जा रहे हैं। तो 15/2 क्या होता है 7.5 बेटा, 7.5 जो है r, दैट इज़ द आंसर। अब हम देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है 7.5r, डी ऑप्शन। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। और यहाँ हम लिख देते हैं ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट चॉइस। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना थर्ड, ये भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। इसमें HCl मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यानी हाइड्रोजन आयन यहाँ पे और क्लोरीन आयन को यहाँ पे हम दिखाते हैं, और इनके बीच का जो गैप है या डिस्टेंस है 1.27 एंगस्ट्रॉम है, एज पर द क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। ठीक है, मासेस की बात की जा रही कि जो क्लोरीन एटम है वो 35.5 टाइम हैवी होता है हाइड्रोजन से। इसको लगा हाइड्रोजन का मास अगर मैं m ले लूँ तो क्लोरीन वाले का 35.5 m लेना होगा मुझे। और एक बात तो हम जानते हैं कि सेंटर मास लाइज क्लोजर टू दी हैवियर ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटर मास की ये लोकेशन हमने ऐसे अप्रॉक्सीमेटली ले ली। ठीक, इफ दिस डिस्टेंस इज x, तो उधर जो डिस्टेंस बच गया वो कितना है, यू कैन गेस। वो हो गया 1.27 में से x माइनस करिए, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस था। तो इसमें वही बच्चे जो सीखा हमने m1r1 इक्वल टू m2r2 फार्मूला लगा लीजिए। ठीक है ना, m1 यानी m डिस्टेंस x, दूसरे का ये है मास, है ना, आप देख रहे हैं, और डिस्टेंस कितना है 1.27 माइनस x। ये कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफिकेशन के बाद ये है ना ये वाला 35.5 इंटू 1.27 माइनस 35.5x। अब ये वाला 35.5 भी इस तरफ ले आइए तो वो 36.5 बनता है ना। तो पीछे क्या बच रहा है ये, तो x यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए, और ये पता कितना आता है 1.235 एंगस्ट्रॉम आता है, जो कि लगभग 1.24 एंगस्ट्रॉम है, और यही हमारा आंसर होना चाहिए 1.24 एंगस्ट्रॉम। तो ये सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट चॉइस। बेटे जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसमें एक डिस्क दी गई है, ये वाली डिस्क, जिसका मास भी दिया है, रेडियस भी दिया है, और कह रहे हैं ये आगे की ओर जा रहा है रोल करते करते। तो इसका हमें एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है। बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, एक तो होता है L इज I इंटू मेगा। लेकिन बेटा ये तो हुआ इसकी रोटेशन की वजह से। अब इसका जो सेंटर मास है वो तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है ना, सेंटर मास ये जब ये रोल भी कर रहा है सेंटर मास तो आगे जा रहा है वेलोसिटी v के साथ, तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी आप कंसीडर कर लीजिए। और वो फार्मूला मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, है ना, मैंने फार्मूला बताया था एंगुलर मोमेंटम का, mvr भी होता है और I इंटू ओमेगा भी होता है। अब ये जो v है इसको भी आप r ओमेगा के बराबर पुट कर दो, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होगा, और ये r इंटू ओमेगा v की जगह। और ये डिस्क में I कितना होता है डिस्क का, है यार, ये होता है हाफ mr²। तो देयरफॉर L बनता है हमारे पास हाफ mr² इंटू ओमेगा, ये पहली टर्म मिल गई मुझे। दूसरा mr² ओमेगा, तो बच्चा ये तो कॉमन ले लिया हमने mr² ओमेगा को, तो ये कितना बन रहा है ओवरऑल बन गया 3/2 mr² ओमेगा। तो ये L की वैल्यू आ गई यहाँ पे। तो अब हमें देखना होगा कि ये ऑप्शन है यहाँ पे 3/2 mr² ओमेगा, 3/2 mr, ये ऑप्शन है ना। तो ए इज़ द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो बेटा अब देखिए क्वेश्चन 5, इसमें कहा गया कि एक डिस्क है हमारे पास, उस डिस्क में से थोड़ी सा डिस्क काट के फेंक दीजिए, इतनी डिस्क काट के फेंक दी, तो पीछे जो बच गई है डिस्क उसका सेंटर मास कहाँ पे होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो काटने के बाद जो डिस्क बची है
उसका सेंटर मास कहीं यहाँ है, ठीक है, और पहले सेंटर मास उसका यहाँ था, तो आपको ये गैप कितना है यही बताना कि कितना शिफ्ट होता है सेंटर मास, कितना शिफ्ट हो गया है अपनी असली जगह से, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस डायग्राम को गौर से देखिए। इस डायग्राम में मैं कुछ चीज़ें मार्क करता हूँ। सपोज ये सेंटर ऑफ मास नई जगह है, यहाँ पे पहुँच गया, ये डिस्टेंस x है, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन क्या है इसका, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास। तो जो डिस्क काट के फेंकी हुई है, यानी मैं थोड़ा इसको अलग कलर से शेड कर देता हूँ, ये जो है जिसको मैंने येलो शेड किया है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल उसके मिड पॉइंट पे होगा। तो आपको ये डिस्टेंस भी पता है, तो बेटा बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस का मोमेंट का फॉर्मूला लगेगा, m1r1 इक्वल टू m2r2। तो बात सिंप्लीफाई हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए m जो है वो टोटल मास ऑफ डिस्क का, टोटल मास से मेरा मतलब है जब उसको काटा नहीं गया था, और ये इसका मास पर यूनिट एरिया है। तो ये लो भाई m बाई एरिया, एरिया डिस्क का सर्कल का एरिया, बोला m कितना बना, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जो काट के फेंकी हुई है छोटी डिस्क, ये वाला पार्ट यानी डायग्राम में जिसको येलो शेड किया है, उसका मास कितना होगा। ये अब हमें कॉन्सेप्ट मिल गया, ये पाई इंटू आर बाई टू होल स्क्वायर। मैंने ये वाला जो अभी भी डिराइव किया ना यहाँ पे, ये इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। सिग्मा भी लिखा, पाई भी लिखा, और रेडियस कितना आर बाई टू, क्योंकि फिगर में दिया गया है आर बाई टू, छोटी डिस्क का रेडियस। तो ये कितना बन गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये आ गया उसका मास, छोटी डिस्क को काट के फेंकी। तो रिमेनिंग मास डिस्क का कितना है, m प्राइम कह लीजिए, वो असली मास में से निकाला गया मास, डिफरेंस ले लो, असली मास यानी ओरिजिनल, जो उसमें से हटा दो छोटे वाला। दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं इस डायग्राम के मुताबिक, लेट मी शेड इट एंड टेल यू, ये जिसको मैं इस वक्त शेड कर रहा हूँ ना पर्पल कलर में, इस वाले पार्ट का जो मास है उसी को मैंने m प्राइम बोला है यहाँ पे। तो फॉर्मूला तो बेटा यही चलेगा, सिग्मा पाई रेडियस का स्क्वायर। लेकिन वो उसमें से हम क्या क्या माइनस करेंगे, कैपिटल M अभी भी देख लो, सिग्मा पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाला m स्मॉल m वो है सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ये मैंने यहाँ से दिखाया आपको, 3/4, ये बन गया ना, है ना, ये बन गया, ये आ गया मेरे पास। अब प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट m1 इंटू एक्स, मैंने पहले बताया था डायग्राम में कि ये डिस्टेंस हम x कहेंगे, ये देखो कहाँ भी है x इसको, और दूसरे वाला r/2 डिस्टेंस है, तो वो है r/2, यानी m1r1 इक्वल टू m2r2 का ये फॉर्म हमने बनाया। अब m प्राइम की वैल्यू यहाँ से लगाओ, 3/4 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स, और राइट वाली तरफ स्मॉल m वो ये सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4, सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4, और आगे क्या है r/2, ये वाला भी तो लिखना था ना। अब दाएं बाएं बेटा कांट छांट कर लो, जो चीज़ें कॉमन है उनको हटा दो, सिग्मा और पाई दोनों तरफ चलेंगे, आर स्क्वायर भी चला गया, ये 4 भी चला गया, तो बस ये 2 उठा के इधर मल्टीप्लाई करो, 6 बनेगा, 3 इंटू 2 6 x, इधर सिर्फ r बचा हुआ है, तो x कितना बना, r/6, r/6 शुड बी अवर आंसर। और अब यहाँ देख लेते हैं, ये r/6 यानी ऑप्शन बी, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो बी इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइए बेटा अब 6 क्वेश्चन करते हैं। 2 बॉडीज और मासेस उनके दिए गए हैं, यानी मैं लिखूँ m1 दैट इज़ 1 kg, m2 इज़
3 kg, ठीक है। और उनके पोजीशन वेक्टर्स भी दिए गए हैं, यानी R1 इज आई कैप प्लस 2j कैप, बस इतना ही है, ठीक है। एंड R2 यानी सेकेंड वाले का पोजीशन वेक्टर ये है -3i -2j कैप प्लस k कैप। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछा जा रहा है, तो M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये मास 1 kg है, ठीक है ना, और R1 आप देख रहे हैं आई कैप प्लस 2j कैप है। फिर उसके बाद मास दूसरे वाले का कितना है 3 kg, और इसके साथ पोजीशन वेक्टर -3i कैप -2j कैप प्लस k कैप, है ना। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने यहाँ से लिखा, ठीक है। और नीचे दोनों मासों को ऐड करो, 1 + 3 करो, सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे तो 4 आ रहा है, तो ये 1/4 हो गया। और ऊपर क्या आ रहा है, आप देख रहे हैं -9 + 1 क्या हो गया, -8i कैप -4j कैप प्लस 4k कैप। तो चलो ये 4 से डिवाइड कर दो, -2i कैप -j कैप प्लस k कैप। तो बेटा ये देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, इट इज़ -2i कैप -j कैप -2i कैप -j कैप प्लस k कैप, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। सो बी इज़ द राइट आंसर। तो बेटा ये बी पार्ट हो गया इसका आंसर। एंड अब हम 7th क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ये ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक डिस्क की तरह होता है, ठीक है। इसमें एंगुलर इसकी स्पीड ओमेगा बताई गई स्पिन की, और यहाँ पे कॉइन रखा गया एट डिस्टेंस आर। ये डिस्टेंस आर हो गया, और ये क्या है, ये यहाँ पे कॉइन है। ये गोल गोल घूमता है, तो नेचुरल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की ओर धकेलने की कोशिश करती है ना। तो वो जो बाहर की ओर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट शुड बी काउंटर बैलेंस बाय इनवर्ड फोर्स, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। मैं यहाँ पे इसको लेबल कर देता हूँ एफ के साथ, ये फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन ये कब तक टिका रहेगा, कहना ना, इट विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड, यानी ये कब तक उसके सरफेस पे टिका रहेगा, जब तक फ्रिक्शनल फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी। क्योंकि फ्रिक्शन कम है, फ्यूगल ज़्यादा, तो वो बाहर की ओर सरक जाएगा कहीं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस इनटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, शुड बी ग्रेटर देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ω² r, ये आ रहा है, ठीक है ना। और ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ये mg होता है। अब आप इसमें देख लो, जो चीज़ें दाएं बाएं कॉमन लगती हैं आपको, उन्हें काट दीजिए, m गेट्स कैंसल्ड। और यहाँ जो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं ना, वो r के टर्म में है, रेडियस के टर्म में, इसलिए r को रखो उधर ही, बाकी μs g और ω² ले आओ लेफ्ट वाली तरफ। तो दिस शुड बी द ऑप्शन की जो r हमारा है, r छोटा होना चाहिए इस टर्म से, यानी मैं ऐसे लिख लूँ, r लेस देन μs g बाई ω²। तो r शुड बी लेस देन ω² बाई दिस थिंग, ठीक है ना। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब है जब तक r μs g बाई ω² से छोटा रहेगा, तब तक कॉइन टिका रहेगा। एट द मोस्ट इसके बराबर भी हो जाए तो काम चल सकता है हमारा। तो हम कहते हैं r शुड बी लेस देन इक्वल टू μs g बाई ω²। इससे एक्सीड करेगा तो वो स्लिप कर जाएगा। अब देखें ये कौन सा ऑप्शन है, μs g बाई ω² से r लेस देन इक्वल टू, ये सी ऑप्शन है ना। सो वी गॉट आंसर सी टू दिस प्रॉब्लम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। इसमें एक ट्यूब है जिसकी लंबाई L है, ये है ट्यूब, ठीक है, L इसकी लेंथ है, और उसमें क्या भरा हुआ है, एक लिक्विड भरा हुआ है इनकम्प्रेसिबल, और ये एक्स ऑफ रोटेशन लेके इस ट्यूब को यूँ गोल घुमाया जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा।
तो नेचुरली एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगी जो कि इसके इस एंड पे एक्ट करेगी, ये राइट साइड पे, ये दिखा दिया मैंने, आई जस्ट हाईलाइट इट, ये यहाँ पे। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे था। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला जो आप जानते हो वो क्या होता है, mv² होता है जनरल फार्मूला जो, या यूँ कहें mr ओमेगा² होता है। लेकिन ये तब फार्मूला लगाते हैं जब एंटायर मास एक पॉइंट मास की तरह बिहेव करता हो m, और वो एक रेडियस r में घूमता हो। लेकिन अब तो ये पॉइंट मास, ये लंबी ट्यूब है, लंबी ट्यूब को पॉइंट मास में कंसिडर करना है तो उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना पड़ेगा। वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया, ये सेंटर ऑफ मास है इसका, यानी इसकी लंबाई आप सेंटर ऑफ मास से लेनी होगी L/2। तो R को आप L/2 पुट कर दो, ठीक है। तो फोर्स कितनी होगी M, ये आ गया R की वैल्यू, ये आ गया, तो हाफ ml², ये फोर्स जो है उस पर एक्ट करेगी। अब हाफ ml², हाफ ml², ये ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। बट जो आपने ऊपर न्यूमेरिकल किए हैं या फॉर्मूले दिए हैं, उसके अलावा ये कुछ एक फॉर्मूले या कॉन्सेप्ट भी आप मेमोराइज कर दे तो अच्छा रहेगा। ये सब, ये क्या है कि लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला ds/dt या dx/dt भी लिखते हैं आप, तो एंगुलर वेलोसिटी का dθ/dt होता है। लीनियर एक्सेलरेशन dv/dt, और या डबल डेरिवेटिव s का, यानी d²x/dt² या d²s/dt²। ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ये d⍵/dt भी होता है, या डबल डेरिवेटिव थीटा का, यानी d²θ/dt²। ये फॉर्मूले ज़रा याद ही रखें तो अच्छी बात है। मास के बजाय यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसिडर करते हैं। रोटेशनल मोशन में हम लोग लीनियर मोमेंटम m/v होता है, जबकि एंगुलर मोमेंटम I/ω होता है, या mv/r भी होता है। ये भी हमने एक दो न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल किया अभी थोड़ी देर पहले। जो फोर्स m/a होता है, लेकिन फोर्स के बदले टॉर्क बोलते हैं एंगुलर मोशन में, वो I/α होता है ना। तो फोर्स dp/dt और टाउ dl/dt, इसके भी आप न्यूमेरिकल कर चुके हैं आज हम। ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी वही हाफ mv² है या p²/2m है। ये फार्मूला हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको मैंने कोई हाईलाइट नहीं किया। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का हाफ I⍵² भी है, और L²/2I भी होता है। तो L²/2I ये लिखना बेहतर है बजाय इसके, है ना। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F.S है, तो वर्क डन रोटेशनल मोशन में टाउ इंटू dθ होता है। पावर F/v होती है, तो रोटेशनल मोशन पावर टाउ इंटू ओमेगा होता है। सो दीज आर सेट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं फॉर्मूले हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं। ये रिलेट कर रहे हैं लीनियर मोशन को रोटेशनल मोशन के साथ। इनको भी अगर आप याद करें तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल आप एग्जाम में कर पाएंगे। बेटा आई अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। टी शेप्ड ऑब्जेक्ट आपको दिखा गया ना स्क्रीन पे, है ना। ये टी शेप्ड ऑब्जेक्ट है और इसको सेंटर ऑफ मास हमें ढूंढना है। एक्चुअली डायरेक्ट इस पर सेंटर ऑफ मास नहीं पूछा गया, कहते हैं वो पॉइंट बताओ जहाँ पे अगर हम फोर्स लगाएं तो उस पर टॉर्क ना एक्ट करें और ये स्ट्रेट लाइन में चले, ये ट्रांसलेशनल मोशन करे, ये लिखा हुआ है। तो बेटा कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन तभी कर सकती है अगर फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास पे लगाई जाए, जैसा कि इस डायग्राम आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में ये जो यहाँ पे दिखाया ना फोर्स लग रही है, ये सेंटर ऑफ मास होगा इस पूरे सिस्टम का। बस उसी की लोकेशन हमसे पूछी जा रही है कि बताएं वो कहाँ पे लाई करता है, और उसका डिस्टेंस सी से पूछा गया हमें, फ्रॉम पॉइंट सी। तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो देखो यहाँ पे जो लंबाई है इस अपर पार्ट ऑफ टी की वो L है, और नीचे जो उसका ये वाला पार्ट है वो लंबाई उसकी 2L है। तो अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, एक ही मटेरियल से बना है, तो ऊपर वाले का मास हम m और नीचे वाले का मास 2m ले सकते हैं, है ना, क्योंकि उसका लंबाई डबल है तो मास भी डबल ही होगा। अब हम देखें कि सेंटर ऑफ मास, ऊपर वाले हिस्से का सेंटर ऑफ मास ये है, तो दिस इज सपोजिटली दिस इज पॉइंट विद मास m, और नीचे वाला जो है इसका ये वाला सेंटर ऑफ मास है, इसी का मास हमने 2m कहा। तो ये डायग्राम बजाय यूं मैं ऐसे नई डायग्राम बना लेता हूँ, इसका मास m, इसका मास 2m, और फिर देखेंगे इन दोनों का सेंटर मास कहाँ पे है। लेट द डिस्टेंस बी x, और नीचे वाला होगा L - x। कैसे पता चला? बिकॉज उन्होंने
टोटल लेंथ L दी थी, तो नीचे आधे की लेंथ 2L का आधा क्या हुआ L। अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मोमेंट्स का इस्तेमाल करिए। M1 R1 इक्वल टू M2 R2। M1 M है और R1 को मैंने X का है, ये देख लो। दूसरा M ये 2M और डिस्टेंस क्या है L माइनस एक्स एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें दाएं बाएं आप देख सकते हैं, जो चीज़ें कैंसिल करें कर दीजिए। x इज इक्वल टू 2L माइनस 2x, x को इधर शिफ्ट कर लो, 3x इज 2L और x आ गया 2/3L। तो ये बेटा x यानी ये यहाँ से डिस्टेंस सेंटर मास का, यानी ये डिस्टेंस, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था वो कुछ और था। मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें ये डिस्टेंस पूछा गया, ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा मुझे? अगर ऊपर से x है तो 2L में से x माइनस कर दीजिए। ये बात समझे ना आप? 2L में से x माइनस कर दीजिए, बिकॉज 2L तो पूरी लंबाई है, x माइनस करो तो ये नीचे C पॉइंट से डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C इज इक्वल टू, तो ये 2L में से x माइनस करें, जैसा कि मैंने अभी समझाया आपको। 2L में से 2L/3 माइनस करिए, तो ये 3 2 6 माइनस 2 करो 4L/3 आ जाता है। तो हमारा आंसर 4L/3 होना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। 4L/3 यानी ए ऑप्शन हमारा। सो आई राइट हियर ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। बेटा जितने क्वेश्चन आज हमने किए ये सब के सब एंट्रेंस पे आ चुके हैं, कुछ JEE में आए हैं, कुछ नीट में आए हैं, और 2-4 गिने चुने फॉर्मूले ही आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स आप हल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गॉड ब्लेस यू ऑल।